सॉरी। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राग ऐतिहासिक काल, और उसे हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। और तीनों भागों में कौन कौन से थे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, या जिसे हम कहते हैं उत्तर पाषाण काल। तो अब आगे हम ये बढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला क्या थी। तो हेडिंग बना लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला। चित्रकला का तात्पर्य ये है कि प्राग ऐतिहासिक काल में कैसे चित्र बने थे, क्या क्या जिज्ञासाएं थी हम लोगों की या उनकी, उसके बारे में जानेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला यानी चित्रों की, सीधे सीधे लिख लीजिए, चित्रों की या चित्रकला की, दोनों बात लिख सकते हैं, कला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये खोज करने का श्रेय जो है जॉन कार्कबन को, और दूसरे थे आर्चीवोल्ड, या जिसे हम लोग आर्चीवाल भी कहते हैं, आर्चीवाल। और पहले तो ये हो गए, दूसरे कई लोगों ने मिलके की है, और आर्चीवाल के साथ साथ कौन थे? कार्लाइल भी थे, और कार्लाइल। इन लोगों ने क्या किया था? प्राग ऐतिहासिक चित्रों के बारे में जानकारी दी और खोज की, और कहाँ की सर्वप्रथम, किस स्थान में की, किस सन में की, ये भी जानेंगे। तो इन दोनों ने कब की, यानी ये दोनों की बात हो रही, ये इनके साथ ही काम किए हैं, तो इनको भी गिना जाता है। तो जॉन कार्कबन और आर्चीवाल कार्लाइल ने कब की? तो 1880 में की थी, 1880 में की। 1880 में कहाँ की? तो 1880 में मिर्ज़ापुर में की। मिर्ज़ापुर आप जानते होंगे ये कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और किस जिले के अंतर्गत है? तो ये जो है इलाहाबाद से जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे आप तो मिर्ज़ापुर पड़ता है, जहाँ पे आपकी विंध्याचल देवी के दर्शन करने के लिए लोग आज जाते हो, विंध्याचल जाते हो, तो वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ही आते हैं। और यहाँ क्या पाया गया? तो यहाँ पे किस पहाड़ी पर? तो कैमूर की पहाड़ी पर, यानी कैमूर क्या है? पहाड़ी है। कैमूर की पहाड़ी पर उन्होंने कितनी गुफाएं पाई? कोई बता सकता? समथिंग 100 गुफाओं की खोज, 100 गुफाओं की खोज की। यहाँ जो कैमूर पर्वत श्रृंखला भी कभी कभी लिख के आ जाता है, और कभी कभी लिख के आता है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज की, और यहाँ समथिंग कितनी गुफाएं मिली? हमें 100 गुफाएं प्राप्त होती हैं। और इस खोज के आधार पर उन्होंने यहाँ से किस तरह के चित्र प्राप्त किए? तो ज़्यादातर शिकार के ही दृश्य प्राप्त हुए, क्योंकि ये जंगली स्वभाव के ही थे। तो ज़्यादातर इन्होंने क्या किया? आखेट या शिकार के दृश्य ही प्राप्त हुए। तो आखेट और शिकार करेंगे तो सबसे ज़्यादा चित्र जानवरों के मिलेंगे। तो उसमें बारहसिंघा, सांभर का दृश्य, और गैंडे के आखेट का दृश्य प्राप्त किया। गैंडे के आखेट का दृश्य प्राप्त किया। तो ज़्यादातर जीवन इनका शिकार में ही व्यस्त था, इसलिए इस तरह के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए। और मिर्ज़ापुर में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम आर्चीवाल कार्लाइल को और जॉन कार्कबन को जाता है। और इन्होंने कब खोज की थी? तो 1880 ईस्वी में इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और भी क्षेत्र जानेंगे। ये था हमारा प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय, है कि नहीं?
कि किस विषय में बनाया है, तो विषय उनका क्या था, विषय उनका शिकार ही था। और कैसे चित्र मिले थे, ज़्यादातर आखेट और शिकार के दृश्य। खोज का श्रेय किसे जाता है, जॉन कार्कमन और आर्चिबाल्ड को। और कौन किसने किया था, तो ये आप पता कर चुके हैं और जान भी चुके हैं कि इन्हीं दोनों ने जाके सर्वप्रथम इन चित्रों की जानकारी दी, इन चित्रों के बारे में। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्षेत्र हैं, तो अब बढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की तरफ। यही प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में अब हम जानेंगे किस किस क्षेत्र से कहाँ से चित्र हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए ये थोड़ा लेंदी पार्ट है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर बार टीजीटी में एक क्वेश्चन जरूर आना है, इससे कम नहीं। एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में कई छोटे छोटे जिले हैं, कई छोटे छोटे जगहें हैं जहाँ से हम इन चित्रों के बारे में जानेंगे। तो पहला क्षेत्र है हमारा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये कैसी है गुफा, प्रागैतिहासिक गुफा है। ठीक है, जहाँ से ऐतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है। और यहाँ से क्या मिले हमें, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, तो इसकी खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर G.R. हंटर को। कौन थे, डॉक्टर G.R. हंटर। इन्होंने क्या किया, इस गुफा चित्रों की खोज की और इन्होंने यहाँ से कुछ चित्र प्राप्त थे जिनके बारे में जानकारी दी। पर पहली बार 1932 में इन चित्रों को अब प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। पहले तो इन्होंने जानकारी दी, इन्होंने क्या किया था, जानकारी दी। ठीक है, अब चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय। देखिए टीजीटी क्वेश्चन बहुत घुमाता है, हो सकता है पूछ लेगा प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में किसे बताया, तो यहाँ पे आप डॉक्टर G.R. हंटर को ही कहेंगे कि इन्होंने ही हमें प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में बताया। और कहाँ की गुफा, पंचमढ़ी को बताया। उसके बाद प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, यानी इन गुफाओं को प्रकाशित किसने किया, यानी इनके बारे में सामूहिक लोगों से और एक लेख प्रस्तुत करना किसने किया था, तो वो किया था आपके 1932 में इन्होंने ही किया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 1932 में डॉक्टर G.R. हंटर ने इसकी जानकारी दे दी थी। अब इसके बाद फिर इन गुफाओं की खोज किसने की, यानी ये आए हैं किसी कार्य या घूमने या भ्रमण के दौरान आए होंगे, इन्होंने देखा गुफाओं को, समझा और इन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य हैं रेखाओं से बने चित्रों को देखने के बाद। तो इन्होंने क्या किया, प्रकाश में लाने के लिए एक लेख दे दिया, किसको, पुरातत्व विभाग को। जब इस विभाग को इन्होंने 1932 में यह लेख दिया तो इन लोगों को पता तो चल गया, लेकिन इस पर विचार और काम नहीं हुआ। इसके बाद आते हैं 1936 में। तो 1936 ईस्वी में कौन आए, 1936 ईस्वी में आए हैं डॉक्टर D.H. गार्डन। डॉक्टर D.H. गार्डन। अच्छा, इन्होंने इन गुफाओं को बारे में पढ़ा, उस लेख को पढ़ा, उसके बाद आके यहाँ की गुफाओं को प्रकाशित किया, यानी लोगों के सामने लेके आए कि ये गुफाएं हैं और प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं, और इनके बारे में एक विस्तार से इन्होंने लेख भी प्रस्तुत किए और फोटोग्राफी भी हुई, बहुत सारे काम हुए। फिर पुरातत्व विभाग पहुँच के पूरा काम करा। तो अगर कभी कभी पूछ लेता है खोज करने का श्रेय किसे गया है, तो खोज में आप डॉक्टर D.H. गार्डन को करेंगे, लेकिन प्रकाश में लाने का श्रेय किसको गया है, तो डॉक्टर G.R. हंटर को करेंगे। दोनों शब्दों में अंतर है। प्रकाश में कौन लाया, तो G.R. हंटर लेके आए थे, और खोज का श्रेय इन्हीं को दिया गया, क्योंकि ये बाद में उनको सबके सामने लेके आए ना, इन्होंने तो केवल एक जानकारी दी थी। इसके बाद इन्होंने कितनी गुफाओं को प्रकाशित किया, तो इन्होंने लगभग
25 गुफाओं की जानकारी दी। अब इन्होंने कहा इस पंचमढ़ी गुफा में 25 गुफाएं हैं और 25 गुफाओं की जानकारी दी, प्रकाश में लाए। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, चित्रों के स्तर भी बांटे गए, ठीक है। तो पहले चित्रों का स्तर बांटेंगे, फिर प्रमुख मुख्य चित्रों की बात करेंगे। तो पंचमढ़ी के जो चित्रों का स्तर है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, यानी कि इन्हें चित्रों को 3 भागों में डिवाइड किया। अब 3 भागों में जब ये बांटते हैं तो पहले वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहले स्तर का भाग यानी पहला देखेंगे कि पहला दृश्य क्या था। तो पहला स्तर, इस स्तर में क्या चित्र बने थे? तो इस स्तर में जो है तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव आकृतियों को बनाया गया। तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव आकृतियों को बनाया गया। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि डमरू नुमा आकृतियां मानव की किस गुफा में बनी? तो जाहिर सी बात है स्तर हो सकता है ना पूछे, लेकिन सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो तख्ती नुमा और डमरू नुमा कहाँ बनी हुई है? तो ये हमारी पंचमढ़ी की गुफाओं में बनी हुई, ठीक है। फिर जिसमें शरीर का गठन, यानी जो गठन है, इनके शरीर का जो गठन दिखाया गया है, शरीर का गठन, तो शरीर का गठन जो है लहरदार रेखाओं से दिखाया गया है, लहरदार रेखाओं से दिखाया गया है। यानी जो रेखाएं हैं वो ऐसे ऐसे प्रयोग की गई हैं, यानी जो उनका शरीर भी बनाया गया है तो ऐसे ऐसे प्रयोग किया। अब मान लीजिए मानो हम बना रहे हैं और उसका शरीर ऐसे ऐसे बना दें, लहरदार, ऐसे पहले ऐसे ही रेखाओं के माध्यम से शरीर बनता था, क्योंकि वो पूर्ण जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने दिमाग, अपनी जानकारी या अपने भावों के आधार पर चित्रों को बना दिया करते थे और दैनिक क्रियाओं के ज़्यादातर बनाया करते थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्तर आता है। दूसरा स्तर, हंसी आ रही होगी, लेकिन दूसरा स्तर ये है, इसमें आकृतियां, रूप विन्यास बेडौल था। मतलब जो आकृतियां हैं, आकृतियां, रूप विन्यास बेडौल बनाया गया। बेडौल का मतलब जानते हैं? टेढ़ा मेढ़ा, जिनकी कोई मानक नहीं था, कोई आधार नहीं कि हाथ लंबा है, पैर लंबे हैं, ऊपर है, नीचे, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा भी उन्होंने दिखा दिया। और असंतुलित भी था, बेडौल और असंतुलित था। संतुलित असंतुलित का मतलब भी जानते होंगे। जो संतुलन में बनाया जाए, सही माप में बनाया जाए, और जो सही माप में ना बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित। यानी असंतुलित आकार मिले जिसमें इनका अहरिया रूप भी दिखाई दिया, जिसमें हमें इनका अहरिया रूप दिखाई दिया। अब अहरिया रूप दिखाई, अहरिया क्या है? यानी पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान नहीं था, इसलिए इनका अहरिया टाइप का रूप दिखाई दिया, जिसे कहते हैं बिल्कुल बेकार, ज्ञान ना होना, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ दी कि आज हम लोगों को पढ़नी पड़ रही हैं, ठीक है। आगे है तीसरा स्तर। आगे हम तीसरे स्तर को पढ़ेंगे। तीसरे स्तर में इन्होंने क्या रखा? तो तीसरा स्तर जान लीजिए। इस स्तर में क्या था? इसमें आकृतियां कुछ स्वाभाविक बनने लगी। इसमें आकृतियां स्वाभाविक थी। स्वाभाविक का मतलब जानते हैं? यानी कुछ दिखाई देना, कुछ हम समझ पाए कि मानो है, क्या है, तो उसमें हमें आकृतियां कैसी दिखाई दी? स्वाभाविक रूप में दिखाई दी। और कुछ आम चित्र बने, यानी शिकार के अलावा भी ये चित्र बनाने लगे थे। आम का मतलब घरेलू जीवन से संबंधित,
सामाजिक जीवन से संबंधित। तो जैसे सामाजिक और घरेलू जीवन से संबंधित दृश्य बनाएं। ठीक है, कुछ बहुत समझ लिया करिए अगर स्पीड से लिखे तो। ठीक है, संबंधित दृश्य बनाएं। फिर इसके बाद आखेट भी करते थे। आखेट के साथ साथ आखेट यानी शिकार, शिकार के साथ साथ एक कार्य और करते थे, शहद इकट्ठा करते थे। शहद इकट्ठा करते थे। ठीक, तो ऐसे कुछ दृश्य, ऐसी स्वाभाविक जीवन, ऐसी स्वाभाविक दैनिक क्रियाओं के चित्र भी ये बनाने लगे थे। अब इनमें बात करते हैं रंग क्या था। तो ये काले रंग से, काले और सफेद रंगों का प्रयोग किया। काले और सफेद रंग का प्रयोग किया, यानी सफेद पृष्ठभूमि में काले से चित्रण कर देते थे, जिन्हें हम बाहर से लाल रंग की रेखा को आकृतिबद्ध भी कर देते थे। यानी बाहर की जो रेखाएं थीं, बाहर की रेखाओं को किस कलर से, लाल रंग से आकृतिबद्ध कर देते थे। आकृतिबद्ध जानते हैं क्या है? फ्रेम बोलते हो, इसी तरह बांध देते थे आकृति, आउटिंग जिसे कहते हैं। ठीक, आकृतियों को एक रूप दे देते थे, इसीलिए कहते हैं आकृतिबद्ध कर दिया। ये थे आपकी पंचमणि। पंचमणि की खोज किसने की? चित्रों को प्रकाश में किसने लाया? कितने स्तरों में बांटा गया है? चित्रों को 3 स्तरों में बांटा गया है, ये आप जानें। ठीक है, इसके आगे अब हम बात करेंगे चित्र। देखिए, इसमें अक्सर टीजीटी में कुछ मुख्य चित्र लिख के पूछ लिए जाते हैं कि यह दृश्य, यह चित्र किस गुफा से या किस प्राग ऐतिहासिक जगह से प्राप्त हुआ है या प्राग ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें पंचमढ़ी, भीमबेटका, जोगीमारा या अन्य भी हो सकते हैं। और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है चित्र का टाइटल लिख दे खाली और पूछ ले किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो एक मुख्य चित्रों की बात करें तो इसमें से हेडिंग बना लीजिए, प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र क्या क्या है? तो पहला जो चित्र प्राप्त हुआ है, यहाँ से पहला चित्र प्राप्त हुआ है इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य। इमली खो में, इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? इमली खो उस जगह यानी उस गुफा को नाम दिया है, नाम रख दिया है। ठीक है, इमली खो उस गुफा, उस जगह जहाँ पे ये बना हुआ है, उस दृश्य को नाम दिया है। इसके बाद है सेकेंड, दूसरा दृश्य जो प्राप्त हुआ है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, भांडा देव या मांडा देव। भांडा देव या मांडा देव, चाहे ये लिख के आए चाहे ये लिख के आए, बात एक ही है। कभी कभी भांडा देव लिख दिया है और कभी कभी मांडा देव लिख दिया है कि गुफा में छत पर शेर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है, कि छत पर शेर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है, यानी शिकार। ठीक है, तीसरा स्तर क्या था? तीसरा स्तर भी इसी से संबंधित है। तीसरे स्तर में उन्होंने बताया कि महादेव बाजार का दृश्य है, जिसमें विशालकाय बकरी की आकृति का दृश्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो महादेव बाजार, महादेव बाजार के दृश्य में का दृश्य है, जिसमें का दृश्य है जिसमें बकरी के
आखेट का, यही ना, बकरी के आखेट का, बकरी का विशालकाय, बकरी का विशालकाय दृश्य प्राप्त हुआ है। यानी जो बकरी है वो बहुत विशाल रूप में, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, इसलिए वहाँ से यह दृश्य प्राप्त हुआ। और ये भी कहाँ बना है? महादेव बाजार। यानी इन गुफाओं को डिवाइड कर दिया जाता था। 25 गुफाएं हैं ना, 25 गुफाओं में इन्होंने नाम रख दिया कि पहले स्तर में हमें ये दृश्य प्राप्त हुआ, दूसरे में ये, तीसरे में ये। फिर मुख्य क्या थे चित्र? तो पहला है आपका इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे पंचमढ़ी में। मांडा देव या भांडा देव की छत पर शेर के आखेट का दृश्य किस गुफा से प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी से। महादेव बाजार का दृश्य जिसमें एक बकरी का विशालकाय चित्र बना है या दृश्य बना है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पंचमढ़ी से। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे और भी चित्र प्राप्त हुए, लेकिन ये मुख्य चित्र थे जो टीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद हम अन्य चित्रों की बात कर लेते हैं कि यहाँ से और अन्य क्या क्या मिले हैं। कभी कभी होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो पुनः पुनः क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, तो वो डीपली जाके भी पूछ लेता है। शायद हम उनको सॉल्व पेपर या टेस्ट पेपर के आधार पर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हमने तैयार कर लिया, यही मुख्य है। लेकिन हमें कुछ भी पढ़ना है तो पूर्ण रूप से पूरा पढ़ना है, उसका एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए अगर आप परीक्षा एक बार में निकालना चाहते हैं। तो अब अन्य चित्रों की बात करेंगे। अक्सर पूछता है अन्य चित्र हैं आपके, तो अन्य चित्र क्या क्या है? इसमें जो है एक सितार वादक, सितार वादक, दूसरा आपका गंधमुहा, गर्दमुहा जिसे कहते हैं, गर्द मुख। इसमें क्या है? देवता है ये, ठीक है, इनको देवता की श्रेणी में रखा गया। गाय चराते हुए, शहद एकत्र करते हुए, गाय चराते हुए, गाय चराते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए या शहद एकत्रित करते हुए, ठीक है, ऐसे दृश्य भी पाए गए। और एक दृश्य ये पाया गया है, हाथी पर सवार भैंसे, हाथी पर सवार, कौन सवार होंगे? भैंसे का शिकार करते हुए, यानी मानव होगा इसमें, ठीक है। हाथी पर सवार भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियां हैं, या कह लीजिए शस्त्रधारी हैं, शिकार करते हुए शस्त्रधारी, शस्त्रधारी सैनिक, ठीक है, ये एक दृश्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद घुड़सवार योद्धा, घुड़सवार योद्धा, इसके बाद नृत्य वादन, ये तो सामूहिक उनकी क्रियाएं थीं, तो इनके दृश्य मिलना जाहिर सी बात है। जब वो बहुत शिकार करके लाते थे और फिर उसको जब खाते थे तो वो लोग बहुत इंजॉय करते थे, नृत्य वादन गायन ये सब कार्य भी करते थे, तो उससे संबंधित भी चित्र ये बना दिया करते थे, तो इसलिए ऐसे दृश्य भी प्राप्त हुए हैं। अब जब नृत्य वादन होगा तो वाद्य यंत्र भी बजेंगे ना, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए जोड़ के पढ़ेंगे आप तो हमेशा चीज़ें याद रहेंगी, दूर दूर छांट के पढ़ने से नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे दृश्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये इस कभी कभी सितार वादक पूछ लेता है, शहद एकत्रित करते पूछ लेता है, हाथी पर सवार भैंसे का शिकार करते शस्त्रधारी, ठीक है, ऐसे दृश्य पूछ लेता है। नृत्य वादन तो कॉमन है, अगर आ भी जाए तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये हर गुफा में विषय मिलेगा। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का मानव करता ही क्या था, उसके पास काम क्या था? शिकार करना, खाना, जंगलों में घूमना, यही सब चीज़ें थी, तो वो यही सब चीज़ों को करता था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब मुख्य रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है इसके रंग के बारे में, कि यहाँ जो चित्र बने हैं उनमें किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है।
पहली चीज़ तो देखिए, प्रकृति से प्राप्त ही रंगों का प्रयोग करेंगे। उस टाइम कोई भी रंग बनते नहीं थे, तो हम खनिज रंग प्रयोग कह सकते हैं कि पंचमढ़ी की गुफा में किया गया है। तो रंग की बात करें तो ज़्यादातर हम अगर कहें तो खनिज रंगों का प्रयोग किया है। खनिज रंगों का क्यों? क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है, इसलिए खनिज कहा गया है। ठीक है। और इन्होंने अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि रंगों में रंग कौन सा प्राप्त प्रयोग किया है, तो इन्होंने लाल रंग, जो कि किससे मिलता है? गेरू से, उसका प्रयोग किया है। और पीले रंगों का भी अधिक प्रयोग किया है। पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया। अब एक क्वेश्चन टीजीटी बनाता है कि कौन सी गुफा में सब पीले रंगों का प्रयोग किया गया, या लाल या पीले रंगों का खाली प्रयोग किया गया। क्योंकि अजंता में नहीं प्रयोग है इसका, ना कि एलोरा में भी नहीं, क्योंकि वहाँ हरा भी प्रयोग हुआ है, वहाँ ब्लू भी प्रयोग हुआ है, नीले रंग का भी प्रयोग हुआ है। इसलिए कभी कभी पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ के जो मानव दृश्य बने हुए हैं वो ज़्यादातर लाल और पीले रंगों से बनाए गए हैं। ठीक है। तो ये था आपका रंग। और दैनिक जीवन के ही दृश्य प्राप्त हुए हैं। अगर जीवन पूछे तो कैसे, तो दैनिक जीवन के ही दृश्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के दृश्य। तो यहाँ तक बात आपको पंचमढ़ी समझ में आई। ये थी आपकी पंचमढ़ी गुफा, जिसे हमने चित्रों के भाग करे हैं, तीन स्तर बताएं, और उसमें 3 प्रमुख चित्र भी पढ़े। रंग क्या था, खोज किसने की, किस स्थान पे है, यही विशेष बातें आपको ध्यान रखनी। अब इसके बाद आगे का क्षेत्र हम बढ़ेंगे इसी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। पंचमढ़ी को पूरा करते हुए अब आगे बढ़िए। अब आएगा आपका पहाड़गढ़, यानी एक स्थान है जिसे हम कहते हैं पहाड़गढ़। ये भी क्या है आपका? प्राग ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है पहाड़गढ़। यहाँ से भी कुछ प्राग ऐतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये है कहाँ? तो यह ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यानी कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर से दूर 150 किलोमीटर दूर मोरेना जिले में, यानी जिला क्या है? मोरेना। ठीक है। और किस नदी के तट पर है? तो ये आसन नदी के तट पर है। आसन नदी के तट पर। देखिए कभी कभी टीजीटी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है किस नदी के तट पर या किस नदी के पास। तो ये भूल जाइए कि जिला पढ़ लिया है, राज्य पढ़ लिया है, तो नदी नहीं पूछेगा, तो वो आपसे नदी भी पूछेगा। तो नदी क्या है हमारी? आसन नदी। ठीक है, आसन नदी पर प्राप्त हुआ है। और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के मध्य गुफा व शिला चित्र पूछा है। यानी अगर इसका समय पूछे चित्रों का समय, या इस गुफा का भी समय माने, भाई जो चित्र का है वही गुफा का है, चित्रों का समय, तो इसका समय माना गया है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष ईसा पूर्व तक। तो ये तो हम लोगों ने इनके चित्रों का समय निर्धारित कर दिया। अगर क्वेश्चन पूछ ले चित्रों का समय लगभग क्या रहा होगा, तो आप बता सकते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व से लेके 100 ईसा पूर्व तक इनका चित्रों का विषय रहा। और ज़्यादातर कैसे चित्र प्राप्त हुए? शिला चित्र। शिला का मतलब होता है पत्थरों में बने, है ना। जब गुफाएं पत्थर की हैं तो चित्र भी पत्थर पे ही बने हुए। इसके बाद यहाँ पर बात करें यह कितने वर्ग मीटर में फैली है, तो यहाँ पर एक दृश्य के आधार पर बताया गया है। दृश्य के आधार पर की बात करें तो यह गुफा 1500 वर्ग में फैली हुई है, यानी 1500 वर्ग किलोमीटर में मानिए
वर्ग लिख लीजिए, वर्ग मीटर में फैली है। और यहाँ पर कैसे अनुमान लगाया गया, क्योंकि ये जो गुफा है इस गुफा में मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई, यानी ये जो वर्ग है ये किससे भरा हुआ है, मधुमक्खियों के छत्तों से भरा हुआ है। भाई जब कोई चीज़ बंद पड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ जानवर निवास करने लगेंगे, और इसीलिए यहाँ मधुमक्खियों ने छत पर अपना छत्ता बना लिया, और जो कि 1500 वर्ग में फैली हुई मधुमक्खियों के छत्ते ही छत्ते बने और कुछ नहीं बना। ठीक है, चित्र क्या थे, तो यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं मानव आकृतियाँ बनी हैं, घोड़े हैं, हाथी पर सवार हैं, तो चित्र हैं, चित्र में मानव आकृतियाँ बनाया है। ये केवल हो सकता है पहाड़गढ़ पूछ ले क्षेत्र क्या है, किस जिले में, किस नदी के किनारे, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन यही पूछे। चित्रों का विषय था मानव आकृतियाँ, और मानव आकृतियों के साथ साथ घुड़सवार और तीरों व धनुषों से युक्त चित्र मिले, तीरों या धनुषों से युक्त चित्र मिले। तो ये था आपका पहाड़पुर, और पहाड़पुर में आज हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, और नेक्स्ट आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, रायगढ़, यानी रायगढ़ से फिर हम आगे प्राग ऐतिहासिक काल में पहुँचेंगे। अभी क्या चल रहा है, अभी भी मध्य प्रदेश पर ही हैं हम, और सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ही प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज हुई।